जय हिंद। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का आज हमारा आखिरी सेशन है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ 3-4 और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में, GF के बारे में। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को 1991 में स्टैब्लिश किया गया। कब स्टैब्लिश किया गया? 1991 में स्टैब्लिश किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में देखने को मिलता है। ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये बेसिकली एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू एड्रेस ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस। एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जैसे पोल्यूशन है, जैसे डेजर्टिफिकेशन है, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, जैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन है। ये जितने भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, इनको एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज। और इससे अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है? इससे अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करता है। इनफैक्ट मोर देन 170 कंट्रीज के अंदर मोर देन 4500 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको फंड करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये एनुअल रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जानकारी देती हैं कि किन प्रोजेक्ट्स को कहाँ पे अंडरटेक किया जा रहा है और उनसे क्या रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इसके अंदर इंडिया का रोल क्या है? इंडिया मेजर बेनिफिशियरी है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंडिंग का। बेसिकली हमारे कंट्री में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं जिनको फंडिंग कहाँ से आती है? जिनको फंडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से आती है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इसको स्टैब्लिश किया गया 1991 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बेसिकली एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसके तहत डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है टू एड्रेस ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंजेस। ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इसके बाद बात की गई है ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसको स्टैब्लिश किया गया 2010 में। और इसको स्टैब्लिश किया गया एज पार्ट ऑफ UNFCCC। UNFCCC के अंडर 2010 में स्टैब्लिश किया गया ग्रीन क्लाइमेट फंड को। ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में देखने को मिलता है। ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये भी डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है इन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन टू इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको मिटिगेट करने के लिए और इसके रिगार्डिंग एडेप्टेशंस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने का काम ग्रीन क्लाइमेट फंड करता है। बेसिकली ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, उसको हमें 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। हालांकि हमने पढ़ा हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, ये क्या कहता है कि ये जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, इसको हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं जो कि ये कह रही हैं कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमारा टारगेट है, ये तो ब्रीच होने वाला है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या कह रहा है कि कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे रख लो इस ग्लोबल टेम्परेचर राइज को। ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। और आमतौर पे नाम से ही क्लियर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, क्लाइमेट रेजिलियंस से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, फॉरेस्ट्री और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको फंड करने का काम करता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। और ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये एनुअल रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करता है अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ फंडेड प्रोजेक्ट्स। ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया एक्टिव बेनिफिशियरी है ग्रीन क्लाइमेट फंड सपोर्ट का। हमारे यहाँ पे कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट एडेप्टेशन इनिशिएटिव्स
एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको फंड किया जाता है ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है तो फिर उसको ढंग से पढ़ना, बाकी तो बेसिक तौर पे याद रखना। होपफुली ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ हद तक आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई करो उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बाद बात की गई है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर। ये जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। कब किया गया था? 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने मिलता है? लॉस बनोस, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने मिलता है। और ये जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2014 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर वदज, गुजरात में देखने को मिलता है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1960 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में देखने को मिलता है। और ये जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया रीजनल सेंटर है इसको कब स्टैब्लिश किया गया? इसको 2014 में स्टैब्लिश किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है। नाम से क्लियर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है राइस प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना और साउथ एशिया के अंदर फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करना। ये जो फूड सिक्योरिटी है, ये जो राइस प्रोडक्टिविटी है, ये कैसे एनहेंस होगी? ये एनहेंस होगी बाय रिसर्च, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फोकस किस चीज़ पे है? फोकस है राइस की वेराइटीज़ के ऊपर, फोकस है फार्मिंग टेक्निक्स के ऊपर, फोकस है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के ऊपर, फोकस है वाटर स्कैरसिटी को एड्रेस करने के ऊपर, फोकस है पेस्ट कंट्रोल के ऊपर। ये जो IRRI ISARC है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंडक्ट करती है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी काम करती है। कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक किया जाता है। बेसिकली ये प्रमोट करते हैं हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस वेराइटीज़ को और राइस नॉलेज बैंक के तौर पे भी काम करते हैं। राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी नॉलेज है, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनका एक पूरा नॉलेज बैंक भी कौन मेंटेन करता है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर। इसमें इंडिया का क्या रोल है? ये जो रीजनल सेंटर है उसके लिए इंडिया इज द होस्ट कंट्री। हमारी कंट्री होस्ट है, हमारे कंट्री में ही ये जो रीजनल सेंटर है इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। एक दूसरा रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ पे राइस का जो प्रोडक्शन है वो सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बातचीत। फिर इसके बाद UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है इसको स्टैब्लिश किया गया 2012 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 2012 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसको स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन के एक फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल देखने को मिले, बान की मून, अपने आप में बड़े फेमस आदमी थे। इनके अंडर में या इनके टेन्योर के दौरान ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है लेकिन कई सारे एडिशनल ऑफिसेज भी देखने को मिलते हैं, जैसे पेरिस में ऑफिस देखने को मिलता है, फ्रांस में ऑफिस देखने को मिलता है, वॉशिंगटन DC में भी इसका ऑफिस देखने को मिलता है। ये जो UNSDSN है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही क्लियर है। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम किस तरीके से अचीव करेंगे, उनको अचीव करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, उन सब के ऊपर कामकाज करता है UNSDSN। ये जो UNSDSN है ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है, जैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क देखने को मिलता है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या प्रोग्रेस हुई, कितनी प्रोग्रेस हुई, उसके रिगार्डिंग एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। जैसे एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट। इसके अलावा SDG इंडेक्स देखने को मिलता है
और ये जो SDG इंडेक्स है ये कंट्रीज को रैंक करता है बेस्ड ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो UNSDSN है इसमें इंडिया का रोल क्या है? इंडिया एक्टिव मेंबर है। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द डिस्कशंस एंड प्रोजेक्ट्स एम्ड एट एडवांसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इंडिया में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं जो कि काम करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एट द नेशनल एंड लोकल लेवल्स। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये जो UNSDSN है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसको 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। इसके कई सारे रीजनल ऑफिसेज देखने को मिलते हैं जैसे पेरिस में, फ्रांस में और वाशिंगटन DC में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरीके से अचीव किया जाना चाहिए, उसके लिए रास्ता क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है, उस सब के बारे में बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जो है वो एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। SDG इंडेक्स जो है वो वेरियस कंट्रीज को रैंक करता है और बताता है कि किस कंट्री ने कितने सस्टेनेबल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया है। और इसके साथ ये जो चैप्टर है और आज की जो हमारी बातचीत है वो खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।